नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपिन आर्ट्स क्लासेस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में टोटल 176 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ये आपके वन शॉट वीडियो है। इसमें क से अड़ा तक जो आपके चैप्टर नंबर 1 है उसे पूरा डिस्कस कर दिया गया है। और यहाँ से आपके एग्जाम में मिनिमम मिनिमम आपके जो है 8 से 10 सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और आप लोग जो है एकदम पेशेंस से देखिएगा, करीब 1 घंटे के आसपास में ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं? तो आप सभी को पता है, ये बोला गया है जिम्मरमैन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन है जिसे मानव ने नहीं भगवान ने बनाया है? तो इसमें प्राकृतिक संसाधन आपके भूमि हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहाँ पर बोला गया है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और यहाँ पर बोला गया था कि प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें देखिए प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियां, खनिज, ये सारे आपके प्राकृतिक संसाधन है। जबकि नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये कृत्रिम संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा मानवकृत, नवीनीकृत, अजैव, अनवीकरणीय, नवीकरणीय। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है सर? कि नवीकरणीय संसाधन कभी धरती पर से समाप्त नहीं होता है, जबकि अनवीकरणीय संसाधन धरती पर से समाप्त हो जाता है। तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? आपके नवीकरणीय संसाधन। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर कि संसाधन का परिभाषा क्या है? तो मानव जीवन में उपयोग में आने वाले सभी वस्तु एवं सेवा को क्या बोला जाता है? संसाधन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? इसमें से कौन सी ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है? तो देखिए, जो जल है नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय, पवन आपके है, सब के सब ये तीनों क्या है? आपके नवीकरणीय है। जबकि कोयला क्या है? अनवीकरणीय है। इसे एक बार जला दीजिएगा तो ये धरती पर से समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवकृत। तो देखिए, जो लौह अयस्क है ये आपके अनवीकरणीय संसाधन है। लोहा जो है धरती पर से समाप्त हो सकता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? इसमें से कौन जो ऊर्जा स्रोत है वो आपके नवीकरणीय है? तो अब आप लोग ट्रेंड हो चुके होंगे। तो इसमें देखिए, प्राकृतिक गैस ये आपके है अनवीकरणीय, कोयला अनवीकरणीय, पेट्रोलियम अनवीकरणीय, जबकि जल क्या है? नवीकरणीय है। अगर पेट्रोल को एक बार गाड़ी में डाल दीजिएगा तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोयला को एक बार जला दीजिएगा कोयला खत्म हो जाएगा, जबकि जल खत्म नहीं होता है। आपका जो पोखर है इस साल सूख गया था, तो फिर देखिएगा कि 2 महीने के बाद आपका पोखर भर गया है। इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार आपके सीमित है? तो हवा जितना ले सकते हैं, सौर ऊर्जा जितना ले सकते हैं, पानी जितना ले सकते हैं, जबकि जो खनिज तेल है ये क्या है? आपके सीमित है। नेक्स्ट है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर, ध्यान रखिएगा ये किलोमीटर नहीं होता है, आपके यहाँ पर गलत टाइप है, नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल मील। तट रेखा से कितने नॉटिकल मील क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो इसमें ध्यान रखना है 200 किलोमीटर नहीं होता है, 200 नॉटिकल मील होता है, 200 नॉटिकल मील होता है, क्योंकि समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। लेकिन किलोमीटर नहीं होगा, नॉटिकल मील होगा। क्या होगा? नॉटिकल मील, नॉटिकल मील होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है,
लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके महात्मा गांधी जी का है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी, लालच पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का, है ना। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। नेक्स्ट है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधनों के अनियोजित दोहन से है। संसाधनों के अनियोजित दोहन से है। संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम वकालत क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। और आप लोग का काम रहा कि ये वकालत कब किया गया था। ये आपके पहला चैप्टर का पॉइंट है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? जो अफ्रीकी कन्वेंशन है ये किस वर्ष हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन 1968 में हुआ था। देखिए पहला चैप्टर की बात नहीं है, लेकिन अब दे दिया गया है तो दे दिया गया है ना। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? देखिए आंसर आ ही गया जो आपसे पूछे थे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यहाँ पर देखिए ये बोला गया है अफ्रीकी कन्वेंशन, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आपके ब्राजील में हुआ था। ब्राजील के रियो डी जेनरो में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क में, कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में। सर न्यूयॉर्क में कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है 1997 में। कब हुआ था? 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ था। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग में। ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनरो में। दूसरा कहाँ हुआ है? तो दूसरा आपके 1997 में होता है, 1997 में। और न्यूयॉर्क में होता है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क आपके अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है, यूएसए में है ना। तीसरा कब हुआ? तो 2002 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग के दक्षिण अफ्रीका में आपके होता है। तो इतना आपको याद हो गया होगा। यहाँ से एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है कि क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई? तो आपको ध्यान रखना जो क्योटो सम्मेलन है ये आपके जापान में होता है। क्योटो सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जापान में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आपसे पूछ सकता है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? आप सभी को पता है? तो जल्दी सा इसका आंसर लिखिए। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना जो क्योटो सम्मेलन है ये आपके हुआ था 1997 में। कब हुआ था? 1997 में क्योटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? तो भारत में पहाड़ जो है कितना प्रतिशत भारत में पहाड़ है? तो 30% आपके पहाड़ है, 43% मैदान है, 27% आपके पठार है ना। ये हो गया आपके पहाड़, जोड़ दीजिए तो आपके हो जाएगा 43 और 27, तो आपके हो जाएगा 70 और प्लस 30, 100% हो गया जी।
ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो मैदान कितना में है? मैदान आपके 43 में है। नेक्स्ट है कि मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। तो मृदा निर्माण में कौन सी प्रक्रियाएं शामिल होती है? तो अपक्षय भी होता है और आपके अपर्दन भी होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जैसा ही आ जाएगा नदी घाटी, क्या आ जाएगा? नदी घाटी। तो नदी घाटी में कौन सा मिट्टी मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। आगे है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। जलोढ़ मिट्टी का है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा, जो जलोढ़ मिट्टी है इसे दो भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं खादर, एक को बोलते हैं खादर, और एक को बोलते हैं बांगर, बोलते हैं बांगर। खादर जो है नया जलोढ़ मिट्टी है, जबकि बांगर ये आपके पुराना जलोढ़ मिट्टी है। ये कहते हैं बुढ़वा भांगल है, बुढ़वा भांगल है, याद रखिएगा। तो बोला गया कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी को बोला जाता है आपके, यहाँ पर लिखा गया है बांगर होता है, यहाँ पर लिखा गया भांगर। क्या लिखा गया है? भांगर। ठीक है, चलिए इसे कर लीजिएगा बांगर। ठीक है। अगला है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें पोटास जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो भारत में सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो किस फसल के लिए उपयुक्त है? यह कपास के लिए उपयुक्त है। सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार आपके महाराष्ट्र राज्य में है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा आपके महाराष्ट्र में पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। 2013 और 17 में पूछा गया है। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है, जो लेटेराइट मिट्टी है उसका रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय जो मिट्टी है सर्वाधिक आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? सर्वाधिक राजस्थान में है। मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार कौन सा मृदा का? यहाँ पर कर लीजिएगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, जलोढ़ जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्न में से आपके सर्वाधिक कहाँ पर है? तो बोलिएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो भारत में चारागाह के अंतर्गत 4.71% भूमि है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो जो पंजाब में भूमि खराब हो रहा है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई, वाटर लॉगिंग की समस्या। इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के, भूमि के खराब होने के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? इसमें से कौन सा काम किया जाए जिससे भूमि खराब नहीं होगा? तो अगर आप जो है बाढ़ का नियंत्रण करते हैं, बाढ़ का नियंत्रण करते हैं तो भूमि खराब नहीं होगा। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो भूमि दान के लिए रक्तहीन क्रांति, कोई भी खून खराबा नहीं, तो ये आपके काम किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। विनोबा भावे के द्वारा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको ध्यान रखना है कि पहाड़ी पर्वतीय इलाके में कौन सी कृषि होता है? तो सोपानी कृषि होता है। और सोपानी कृषि कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा। जो भी आपके पर्वतीय राज्य होगा, जैसे कि आपका लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, सिक्किम, सिक्किम है ना, सिक्किम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के नीचे आपके हो जाएगा मणिपुर, मणिपुर के नीचे आपके हो जाएगा मिजोरम,
कुछ आपके त्रिपुरा में क्या होता है, कैसा खेती होता है, तो सोपानी कृषि होता है। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है, उसका नाम क्या है, तो एंड्रेलिन है। कौन है, एंड्रेलिन। ठीक है। जल किस प्रकार का संसाधन है, जल किस प्रकार का संसाधन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जल जो है एक चक्रीय संसाधन है। जल क्या है, एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय कैसे है, आपका तालाब था, यहाँ पानी आपके सूख गया है, कैसे सूख गया, तो पानी जो है बाष्प बन के उड़ गया, फिर बाद में बारिश के माध्यम से तालाब क्या हो गया, आपके भर गया। ये चक्र लगातार चलते रहता है, इस कारण से इसे बोलते हैं चक्रीय संसाधन। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है, आपके जल है। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, तो पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं। आपके ऊपर वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये नौमा में आप लोग पढ़े होंगे, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला हो जाएगा आपके दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो आपके उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर स्थल ज्यादा है, यहाँ पर स्थल ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपके जल ज्यादा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है, तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग आपके महासागर में है, तो 96.5%। विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है, आपके मीठा जल है, पीने लायक जल है, तो 2.5% है। हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है कि हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती हैं, तो ये आपकी पूर्ववर्ती नदियां हैं। कैसी हैं, पूर्ववर्ती नदियां हैं। ठीक है, चलिए हिमालय के अपवाह तंत्र में, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है, तो कौन आपके सम्मिलित नहीं है, इसमें देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु सम्मिलित है, जबकि आपके महानदी सम्मिलित नहीं है, क्योंकि महानदी जो है ये आपके छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, उसका नाम है काली नदी। उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपके काली नदी, है ना, यहाँ पे देखिए, है ना, काली नदी है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो प्राणियों के शरीर में जो है 65% जो है जल की मात्रा होती है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, तो भारत में जो है सर्वाधिक जल का इस्तेमाल जो है सिंचाई में किया जाता है। भारत में कितने प्रतिशत जल का उपयोग घरेलू तथा नगरीय आपूर्ति में किया जाता है, तो ये किया जाता है 11%, 11%। देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, VVI है। देश में बांधों को, है ना, बांध कहाँ बनता है, तो नदी पर बनता है, तो देश में बांधों को किसने भारत का मंदिर बोला है, ये बोला गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, याद रखिएगा, मानव निर्मित झील कौन है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। चिल्का झील उड़ीसा में है, आप सबको पता है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो आपके राजस्थान राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर के कारण ही जो थार मरुस्थल है उसके बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, याद रखिएगा, है ना।
इंदिरा गांधी नहर, ये आपके नहर है इंदिरा गांधी है, ठीक है। ये आपके राजस्थान तक है, ये आपके राजस्थान तक है, ठीक है ना। चलिए सर ये नहर कहाँ से निकलती है, तो आपको ध्यान रखना है हरिके एक बैराज है, हरिके एक बैराज है और नदी का नाम है सतलज और आपके ब्यास, सतलज और ब्यास, यहाँ पर बना हुआ हरिके बैराज और वहीं से इस नहर को निकाला गया है। निम्न में से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है, तो भारत की सबसे लंबी नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नर्मदा अपना पानी कहाँ गिराती है, तो आपको याद रखना है अरब सागर में, छोटा हम बोलेगा तो खंबात की खाड़ी में, है ना। नर्मदा के नीचे आपके तापी नदी है। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो ये आपके बिहार में है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो बिहार में है। बाणसागर नामक जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, तो किया गया है सोन नदी पर। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो विश्व में भारत का स्थान 133वां है, 133वां है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो बिहार में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गया है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इनमें से कौन मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, इसमें कौन जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और ये 4 ऑप्शन में से कौन जो है मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, वर्षा जल, सागर, मानव निर्मित बांध। तो इसमें ध्यान रखना है जो खतरा में डालेगा दूषित जल यानी गंदा पानी। सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसिन राम में, कहाँ पर होती है, मानसिन राम में, मानसिन राम में तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सर मानसिन राम किस राज्य में है, तो बाबू लोग याद रखिएगा मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में। पहले सर्वाधिक वर्षा आपके चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब कहाँ हो रहा है, अब आपके मानसिन राम में हो रहा है। नेक्स्ट है कि वर्षा जल संग्रह के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है, कि जो भी वर्षा पड़ता है उसे आप संग्रहित कीजिए। तो संग्रहित करने की जो ढांचा बनाया जाता है सीमेंट वाला, तो किस राज्य में अनिवार्य है कि हर घर में होना चाहिए, तो आपके तमिलनाडु में अनिवार्य है। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया, तो 1986 में किया, 1986 में किया है। नेक्स्ट है कि एक FAO की बानकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था, तो 1948 में विश्व के कितने क्षेत्र पर आपके वन का विस्तार था, तो आपको याद रखना है 4 हेक्टेयर क्षेत्र में, 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में, 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्र में। 2001 में भारत में वनाच्छादित भूभाग देश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, 2001 में, तो 2001 में जो आपके था 19.27%, 19.27%। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अभी जो वर्तमान में डाटा आया है 2024 में, उसके हिसाब से कितना वन है। नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, तो भारत में वन का विस्तार, तो देखिए वर्तमान में इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर हम बता देंगे, ठीक है।
भारत में 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार जो है 21.23 क्षेत्र में वन का विस्तार है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन रहना चाहिए? तो देश के 33.3% भाग पर आपके वन होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है आपके 25% आपके वन है, जो आपके जो लक्ष्य है उससे करीब 8% कम है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है, तो मैंग्रोव जो वन है इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो सुंदरबन में है। कहाँ पर है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है मैंग्रोव। नेक्स्ट है कि सुंदरबन है, तो सुंदरबन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासियों जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आपके वन है? तो इसमें ध्यान रखना है 60.11% आपके वन है। भारत के किस राज्य में वनाच्छादित भूभाग का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो भारत में सर्वाधिक जो वन है आपके मध्य प्रदेश के पास है। किसके पास है? मध्य प्रदेश के पास है। किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में आपके 7% क्षेत्र पर आपके वन है। ये पुराना डाटा है, कुछ दिन पहले आपके 7.84 था, और इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपके समय के हिसाब से बदल जाता है, क्योंकि हर 2 साल में आपके डाटा जारी किया जाता है, इस कारण से। ठीक है, तो जो ये लेटेस्ट वाला बात है, इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर ये जानकारी आपको हम देते रहते हैं, करंट की जो भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है, तो आपके हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो चंदन जो है सदाबहार वन है। चंदन कैसा वन है? तो सदाबहार वन है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग पुष्पा मूवी देखे होंगे, उसमें चंदन के बारे में दिखाया गया है। साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? तो आपको याद रखना है कि साल जो है पतझड़ वन का वृक्ष है। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है? तो पर्वतीय वन है देवदार। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो ये परिवर्तित हुआ है 26,200 वर्ग किलोमीटर, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इनमें से कौन वन और वन प्राणियों में विनाश का कारण नहीं है? तो इसमें कारण कौन नहीं है? तो देख लीजिएगा कौन कारण आपके नहीं है। व्यापार में वृद्धि आपके कारण नहीं है, जबकि कृषि क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होगा तो वन और वन प्राणियों का विनाश होगा। बड़े पैमाने पर विकास कार्य करेंगे तो पेड़ पौधे को काटेंगे, तो इससे वन का भी नुकसान होगा और वन जीव का भी नुकसान होगा। अगर अत्यधिक पशु से अपना वन को चरा देंगे एवं लकड़ी की कटाई, ये आपके 3 जो कारण है, इससे क्या होता है? वन और वन प्राणियों का विनाश होता है, जबकि व्यापार से कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। जो टेक्सोल है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में टेक्सोल का इस्तेमाल किया जाता है। कुनैन किस रोग की दवा है?
तो कुनैन जो है मलेरिया की दवा है, मलेरिया की दवा है। चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है। निम्न में से कौन हमारे देश से प्रायः लुप्त हो चुका है? तो हमारे देश से प्रायः कौन आपके लुप्त हो चुका है? तो चीता आपके लुप्त हो चुका है। किस वर्ग की विलुप्त प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपके है वनस्पति की। किसकी है? वनस्पति की। भारत की संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की एक सूची किस नाम से प्रकाशित की गई? तो प्रकाशित किया गया है रेड डाटा बुक के नाम से। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की धारा 51 ए जी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वन जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है कि घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो आपके बिहार में अवस्थित है घाना। घाना बिहार में है जी? नहीं नहीं, घाना बिहार में नहीं होगा, राजस्थान, राजस्थान में होगा। घाना कहाँ है? तो घाना आपके राजस्थान में है। घाना पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है? तो बोलिएगा आपके राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, चलिए। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपके मानस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काजीरंगा वीवीआई है। ये कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है, असम में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो गिर आपके गुजरात में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व स्थित है। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? इसमें से कौन सा जो आपके जीव है वो केवल भारत में ही मिलता है? तो आपके घड़ियाल है। इनमें से कौन शाकाहारी नहीं है? इसमें से कौन जो है शाकाहारी नहीं है? तो भेड़िया देखिए शाकाहारी नहीं है। आप लोग डिस्कवरी पर देखे होंगे, दूसरों का खाना चुराते रहता है भेड़िया। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है। भारत में जो है घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके मुरैना मध्य प्रदेश में किया गया है, मुरैना मध्य प्रदेश में। भारत में सफेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? उड़ीसा में स्थापित किया गया है, उड़ीसा में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपके मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन है? बाघ है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था, और जो हाथी परियोजना है इसकी शुरुआत 1992 में हुआ था। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया? चिपको आंदोलन कार्यक्रम सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया था। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन आपकी खनिज है। कौन है? खनिज है। भारत में लगभग कितने कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इसमें से कौन जो है लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? ध्यान रखिएगा, आध्यात्मिक, धात्विक नहीं। इसमें से कौन जो आपके आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो आपके अबरक जो है आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है, जबकि सोना, टीन, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसमें देखिएगा ग्रेफाइट भी कर लीजिएगा, ये भी आएगा आध्यात्मिक में, है ना। ये दोनों कर लीजिएगा, है ना। अबरक और ग्रेफाइट ये दोनों आपके आध्यात्मिक में आएंगे। आपके बुक में लिखा गया है सीधा सीधा कि अबरक और ग्रेफाइट दोनों क्या है? आध्यात्मिक है।
निम्न में से कौन अधात्विक खनिजों के उदाहरण है? इसमें से कौन जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है? लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड, आपके ग्रेफाइट। आगे ना यहाँ पर, तो ग्रेफाइट क्या है? अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो अपसादी चट्टानों में, अपसादी चट्टानों में। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। किस खनिज को उद्योग की जननी माना जाता है? VVI है। किस खनिज को जो है उद्योग का जननी माना जाता है? तो लोहा को माना जाता है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का प्रकार आपके है हेमाटाइट है, हेमाटाइट है, जबकि लिग्नाइट और बिटुमिनस ये कोयला का प्रकार है। इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार नहीं है? तो एंथ्रासाइट आपके कोयला है, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट ये तीनों आपके लोहा का टाइप है। सबसे अच्छा लोहा कौन है? तो हेमाटाइट सबसे अच्छा लोहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? तो भारत आपके लोहा में सुसंपन्न है। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा? ध्यान रखिएगा, लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा उड़ीसा। अगला सवाल है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यहाँ पर देखिए लौह अयस्क था, यहाँ पर है लौह उत्पादक राज्य कौन है? तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक, हो जाएगा आपके कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क का उत्पादन करता है? तो 20% करता है। नोवामुडी किस राज्य में स्थित है? तो नोवामुडी झारखंड में स्थित है, झारखंड राज्य में। भारत का लोहा किस देश को निर्यात किया जाता है? तो भारत का लोहा जापान को निर्यात किया जाता है। इनमें से कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? इसमें से कौन जो बंदरगाह है लोहे का निर्यात नहीं करता है? तो मुंबई जो बंदरगाह है लोहे का निर्यात नहीं करता है, जबकि कोलकाता, विशाखापट्टनम और आपके पारादीप से लोहे का निर्यात किया जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप कर्नाटक। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान तृतीय है, भारत का स्थान तृतीय है। नेक्स्ट है VVI। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 1 टन में कितना किलो होता है? तो 1 टन में 1000 केजी होता है ना। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 100 केजी, 1000 केजी। तो बोला गया है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इस्पात पर चमक बरकरार रहे। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, तो मैग्नीज का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ किया जाता है? तो बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, सभी में किया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? इसमें से कौन जो है मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा के मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो इसमें मैग्नीज का उत्पादक तमिलनाडु नहीं है, बाकी तीनों राज्य में होता है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। पीतल बनाया जाता है, तो पीतल जो बनाया जाता है वो आपके किसके-किसके सहयोग से? तो तांबा और जस्ता के सहयोग से, तांबा और जस्ता के मिक्सअप से पीतल बनाया जाता है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है, 125 करोड़ टन है।
झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला में तांबा का उत्पादन किया जाता है, तांबा का उत्पादन किया जाता है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80%, 80%। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो कोडरमा है यहाँ पर अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो बोलिएगा चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन है? तो चूना पत्थर है, VVI है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इसमें से कौन जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसमें विद्युत जो है ना, ये गौण ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? ये आपकी गौण ऊर्जा है। ये प्राथमिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है विद्युत ऊर्जा को। कोयला है, तो कोयला क्या है? कोयला क्या है? और नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो कोयला आपका क्या है? तो आप सभी को पता है अनवीकरणीय संसाधन है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? परंपरागत, ध्यान रखिएगा, गैर परंपरागत नहीं, परंपरागत। तो इसमें से कौन जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो कोयला है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वो आपके है सूर्य किरण है, सूर्य किरण है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जबकि परंपरागत है प्राकृतिक गैस, कोयला, जल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है तो ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा गैर पारंपरिक स्रोत है, जबकि तीनों जो है ये पारंपरिक है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ध्यान रखिएगा, तो भारत में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है ये आपके कोयला है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर आपके एनर्जी कोयला से ही प्राप्त करते हैं। गोंडवाना युग की चट्टानों में भारत का कितना प्रतिशत कोयला मिलता है? कितना मिलता है? तो 98% मिलता है। जबकि जो 12th का किताब है उसमें 97% दिया गया है और कहीं पर 96% दिया होता है। ये थोड़ा सा जो है ना कन्फ्यूजिंग वाला पॉइंट है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 95, अब मान लीजिए 96 है ना, 96% से ज्यादा वाला को ही हमेशा आंसर मानना है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो कितना करोड़ वर्ष पहले हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पहले गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो सबसे अच्छा कोयला आपके एंथ्रासाइट है और सबसे खराब कोयला आपके पीट है। अगर कोई आपको पीटेगा तो आप उसे अच्छा मानिएगा कि खराब मानिएगा? खराब मानेंगे सर। तो सबसे खराब कोयला कौन हो गया? पीट हो गया। और एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट है ना, ये सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला है। और भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला मिलता है? तो भारत में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला मिलता है। सबसे घटिया कोयला है, आपको याद आ गया, तो सबसे घटिया कोयला कौन है? तो पीट है सर, पीट। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है? तो भंडार आपके झारखंड में है। भंडार कहाँ पर है? तो भंडार सर्वाधिक आपके झारखंड में है, जबकि उत्पादक, उत्पादक जो है ये आपके छत्तीसगढ़ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो कालाकोट कोयला क्षेत्र जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का जो विशाल भंडार स्थित है ये आपके असम में। पहला कुआं भी असम के डिगबोई में ही खोदा गया था। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? तो पेट्रोलियम जो है परतदार चट्टान में मिलता है। पेट्रोलियम परतदार चट्टान में मिलता है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। अंकलेश्वर में किस शक्ति के साधन की प्रचुरता है?
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अंकलेश्वर में खनिज तेल है। क्या है? खनिज तेल है। और अंकलेश्वर आपको बताए थे कि ये गुजरात में है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ से खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है। ये आपके यहाँ पर है मुंबई हाई, याद आपको होगा मुंबई हाई, है ना। और यहाँ से तेल आपके मुंबई जाता है, जहाँ पर तेल का शोधन किया जाता है, तेल को साफ किया जाता है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में है। डिगबोई में पहला तेल शोधक कारखाना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसे कब लगाया गया था, इसे कब लगाया गया था तेल शोधक कारखाना को। भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? तो वार्षिक उत्पादन 3 करोड़ टन है। ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेगा, बस प्रैक्टिस के लिए। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? वीवीआई है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ में पाया जाता है। पेट्रोलियम के साथ में पाया जाता है। इनमें कहाँ प्राकृतिक गैस के भंडार आपके मिले हैं? कहाँ पर जो है प्राकृतिक गैस के भंडार मिला है? तो कहाँ पर मिला है? त्रिपुरा मिला है। कहाँ पर मिला है? त्रिपुरा में। भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दार्जिलिंग ना तो पश्चिम बंगाल दिया गया है। तो यहाँ पर पहले आप समझ लीजिएगा कि 1897 में पहली बार जल विद्युत गृह की स्थापना पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया था। दार्जिलिंग में से नोट कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद 1902 में जो है ये किया गया कर्नाटक में। कर्नाटक में 1902 में किया गया था। और आपको ध्यान रखना है कि दार्जिलिंग वाला है ये छोटा था। ये क्या था? छोटा था, लेकिन पहला था। जबकि जो कर्नाटक के शिव समुद्रम आपके में स्थापित किया गया था जल विद्युत संयंत्र, ये आपके बड़ा था। ये क्या था? आपके बड़ा था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला आपके हो जाएगा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। तो इसमें पश्चिम बंगाल नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपके हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। ये याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। सतलज नदी पर। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो गोविंद सागर जो कृत्रिम जलाशय है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि भाखड़ा नांगल बांध से बना है। किससे बना है? भाखड़ा नांगल। जैसे कि नदी है सतलज नदी, इस पर बांध बनाया गया और जो पानी जमा हो गया तो उसका नाम रख दिया गया, क्या रख दिया गया? कृत्रिम गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय इसका नाम रख दिया गया है। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है सर। सतलज नदी पर बना हुआ है। बांध का नाम है क्या? बांध का नाम क्या है सर? तो बांध का नाम है भाखड़ा नांगल बांध। क्या नाम है? भाखड़ा नांगल बांध है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजना में से कौन सी परियोजना झारखंड राज्य की परियोजना है? इसमें से कौन सी परियोजना जो है झारखंड राज्य की परियोजना है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये आपके झारखंड राज्य की परियोजना है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, जबकि बंगाल का शोक दामोदर नदी को बोला जाता है। किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? इसमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य आपके बाढ़ नियंत्रण है? तो कोसी परियोजना का। कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद जो है किसकी सहायक नदी है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो रिहंद है ये आपकी सहायक नदी है सोन की। किसकी है? सोन की सहायक नदी है। सोन नदी में सोना मिलता है, तो आप लोग अपने सोना बाबू के साथ में जाके सोना खोद सकते हैं, निकाल सकते हैं। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। जो आपको नोट्स दिए थे उस नोट्स में बहुत ही अच्छे सारे पॉइंट को लिखा गया है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है। या फिर हिंदी की जो कहानी है वर्णिका, उसमें भी पढ़े होंगे। हीराकुंड बांध है तो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। भारत में सबसे लंबा बांध, इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे लंबा बांध कौन बांध है? हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा कौन सा बांध है?
तो सर सबसे जो लंबा बांध है उसका नाम है हीराकुंड बांध। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हीराकुंड बांध। किस पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये जो बांध है इसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? तो देखिए आपका एक लोकेशन है झारखंड का जादूगोड़ा। निम्नलिखित में से कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? बालू के रूप में मिलता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो केरल के तट है वहां पर थोरियम मिलता है। क्या मिलता है? थोरियम। इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना। अगर देखिए आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्त में शेयर जरूर कीजिएगा। केवल एक वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी का पहला चैप्टर को डिस्कस कर दिए हैं, है ना। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है तो कहाँ पर है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? पहला पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है तारापुर में स्थित है, महाराष्ट्र में। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह आपके तारापुर में है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन है? तो आपके बरौनी है। ताप मतलब जिससे आग से बिजली बनाया जाता है जहां पर, ठीक है, आग जला के। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो आपके हो जाएगा राजस्थान। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में। और आपके गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट है कि पवन पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? पवन ऊर्जा कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय या अनवीकरणीय? क्या है बताइए। तो आपको याद रखना कि पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय, है ना। विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? तो नीदरलैंड में। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है ज्वारीय। आप लोग ज्वार और भाटा सुनते हैं ना। जो पानी तट की ओर आता है उसे बोलते हैं ज्वार। क्या बोला जाता है? उसे ज्वार बोला जाता है। जो पानी से, जो तट से आपके समुद्र की ओर जाता है उसे बोलते हैं भाटा। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भाटा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्वारीय नेक्स्ट है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है ये अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पर है? तो खंबात की खाड़ी में। खंबात की ये खाड़ी, ये देख लीजिए, है ना, ये खंबात की खाड़ी है ना, या फिर गुजरात है। और लास्ट सवाल है, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होती है? भारत में जो है विद्युत की सबसे अधिक खपत किस में होता है? तो आपको याद रखना है उद्योग में होता है। किस में होता है? उद्योग में होता है। तो पहला चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। ये कहने के लिए आपके एक चैप्टर है, लेकिन इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो ये 5 चैप्टर। कितने हैं? 5। पहला तो आपके संसाधन है, उसके बाद है ए, क, ख, ग, घ और आपके अड़ा है ना। ये 5 चैप्टर आपके कहने के लिए एक है, लेकिन ओरिजिनली में ये 5 चैप्टर है, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो ये सारा पीडीएफ है इसे कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा? तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।